बारिश की वजह से गुजरात के कई जिलों में हालात पटरी से उतर गए। रिहायशी इलाकों पर बाढ़ की मार पड़ने से हजारों लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। पिछले 24 घंटे में गुजरात देश में सबसे ज्यादा बारिश वाला राज्य रहा। सौराष्ट्र के कई जिलों में बारिश ने बाढ़ का भयानक रूप ले लिया, और वो भी ऐसा रूप जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। राजकोट जिले में तो बाढ़ ने इस कदर कहर बरपाया कि एक दो नहीं बल्कि 40 से ज्यादा गायें सैलाब के साथ बह गईं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब उफान पर बह रही एक नदी का पानी आसपास के कई गांवों में घुस आया। इसके बाद तो जैसे सैलाब बेकाबू हो गया। 40 से ज्यादा गायों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। राजकोट पर बादल जमकर बरसे, नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया। एक तस्वीर तो ऐसी सामने आई जिसमें एक कार को जैसे बाढ़ निगल गई। भारी बारिश से गलियों में स्विमिंग पूल बन गए। एक और तस्वीर में दिखा कि एक बच्चे ने जैसे ही अपने घर की दहलीज से बाहर कदम रखा, वो पानी में गिर गया। इसके बाद लोगों ने भागकर उसकी जान बचाई। राजकोट की तरह द्वारका जिले में भी हालात पटरी से उतर गए। वहां के एक बड़े मार्केट में जल भराव की वजह से दुकानों पर सुबह से ही ताला लटका नजर आया। जामनगर जिले के ऊंट वन बांध की तस्वीरों ने तो डरा दिया। जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जाने के बाद बांध के 3 गेट खोल दिए गए। सौराष्ट्र में कुल 13 ऐसे बांधों की जानकारी दी गई जो अब भी खतरनाक बने हुए हैं। जितने डैम के दरवाजे खुले जा रहे हैं, वहाँ के जो भी नदी तट के जो भी गांव है, वहाँ से लोगों को आवन जावन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सौराष्ट्र के जिलों पर एक तरफ कुदरत की मार पड़ रही है तो दूसरी तरफ रिहायशी इलाकों में आई बाढ़ के लिए प्रशासन को जिम्मेदार माना जा रहा है। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि मानसून से पहले प्रभावित जिलों में नालों की साफ सफाई नहीं की गई, जिसका नतीजा अब सब भुगत रहे हैं। खुद जामनगर के महापौर को कई घंटों तक अपने घर में कैद रहना पड़ा। मतलब जिनका काम ये देखना है कि शहर में कहीं जलभराव ना हो, वो खुद जलभराव की वजह से अपने घर में ही फंस गए। जामनगर में मानसून से पहले नालों की कितनी साफ सफाई हुई, ये तो पिछले कुछ घंटों में ही साफ हो गया। जामनगर के हजीरा इलाके में कमर से ऊपर तक पानी भर गया। लोग तैर कर सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश करते नजर आए। इसी इलाके से आई एक तस्वीर में कई ट्रकों को पानी के बीच फंसे हुए देखा गया। कई इलाकों में तो भारी बारिश का पानी ही बाढ़ की वजह बन गया। मतलब इन इलाकों में किसी नदी का पानी घुस आने से बाढ़ नहीं आई, इन इलाकों में तो बाढ़ किसी और वजह से आई। आरोप है कि नालों की सफाई नहीं होने की वजह से जामनगर में पिछले साल की तरह इस साल भी कई रिहायशी इलाके बारिश की भेंट चढ़ गए। कुछ इलाकों में उफान पर बह रही नदियों ने भी कहर बरपाया। एक ऐसे ही इलाके में दरेड के खोडियार मंदिर ने जल समाधि ले ली। एक तस्वीर तो ऐसी आई जिसमें पूरा भवन डूबा हुआ नजर आया। नदियों में आई बाढ़ की वजह से जामनगर जिले में 3 हाईवे ठप हो गए। भारी बारिश और बाढ़ के कहर से जूझते गुजरात के प्रभावित जिलों को अगर राहत नहीं मिली तो हालात काफी बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात की 117 तहसील में भारी बारिश और बाढ़ का कहर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 406 मिलीमीटर बारिश जामनगर के कलावाड़ में दर्ज की गई, जबकि द्वारका जिले की खंबालिया तहसील में पिछले 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। भारी बारिश से सौराष्ट्र के जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 11 टीमों को तैनात किया गया। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि काल जो सिचुएशन है, सिस्टम थोड़ा वेस्ट की तरफ मूव करेगा, काल रेनफॉल थोड़ा कम हो जाएगा। कोरोना संकट के बीच जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी तेज कर दी गई। हालांकि यात्रा कब से शुरू होगी ये अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन यात्रा के लिए जरूरी तैयारियां तेज हो गईं। कई कर्मचारी साफ सफाई के काम में जुटे नजर आए, जबकि यात्रियों के ठहरने के लिए भी इंतजाम किए गए। अमरनाथ यात्रा के लिए बनाए गए कैंप में लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए केमिकल का छिड़काव भी किया गया। तैयारियों में जुटे अधिकारियों ने जल्द यात्रा के शुरू होने की उम्मीद जताई। पर जो भी एमएच की हमें गाइडलाइन आएंगी उसके मुताबिक हम लोग ये काम करेंगे। इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। कैंप के बाहर पुलिसकर्मी तैनात दिखे, जबकि कई अधिकारी भी पुलिस वालों से हालात के बारे में जानकारियां लेते नजर आए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल की कार्रवाई से बौखलाए आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की कोशिश में। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़ा आतंकी हमला कर सकता है और इसके लिए वो पुलवामा हमले की तरह ही एक गाड़ी में विस्फोटक लगाकर हमला करने की साजिश रच रहा है। बताया गया कि पिछले 2 महीनों में सुरक्षा बल पर हुए हमलों की जांच के दौरान आतंकियों के इस प्लान के बारे में पता चला, जिसके बाद इस साल सिर्फ बालटाल के रास्ते होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए।
ये जो सुसाइड बॉम्बिंग आतंकी संगठनों ने कश्मीर में किया है उसका उन्हें फायदा भी मिला है। यही वजह है कि इस बार भी अमरनाथ यात्रा पर उन्होंने इसी तरीके का खौफनाक हमला करने का प्लान बनाया है। अमेरिका से तनातनी के बीच चीन ने अदन की खाड़ी में सैन्य अभ्यास कर अपनी ताकत परखी। चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर में अपने 2 विमान वाहक पोतों को तैनात किया है, जिससे बौखलाए चीन ने हिंद महासागर के पास अदन की खाड़ी में सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास में चीन के 3 जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान जंगी जहाज में लगी तोप से गोले दागे गए और मशीन गन से भी फायरिंग की गई। वहां तैनात सैनिक समंदर में तैर रहे टारगेट पर निशाना लगाते नजर आए। यही नहीं, वहां मौजूद सैनिक आमने सामने की लड़ाई का भी अभ्यास करते दिखे। इस अभ्यास में हेलीकॉप्टरों ने भी हिस्सा लिया। बिहार के कटिहार में लोगों से भरी एक नाव महानंदा नदी में पलट गई। हादसे के वक्त नाव पर कई लोग सवार थे, जिन्हें लेकर वो नाव नदी के किनारे पहुंचने ही वाली थी, लेकिन लोगों के वजन से एक ओर झुकते हुए वो नाव महानंदा नदी में पलट गई। डूब गया नाव डूब गया। इस हादसे में अच्छी बात यह रही कि नाव नदी के किनारे पर पलटी, जहां पानी कम गहरा था, इसलिए ज्यादातर लोग तुरंत पानी से बाहर आ गए। हादसे से पहले जब नाव लोगों को लेकर किनारे की तरफ पहुंची तो वो धीरे धीरे एक ओर झुकती नजर आई। डूब गया नाव डूब गया। लोगों के अलावा नाव पर एक मोटरसाइकिल और कुछ साइकिलें भी रखी थी, जिनके वजन से वो पलट गई। गाड़ी नदी के किनारे हुए इस हादसे में इलाके के लोगों की मदद से सभी को बचा लिया गया। तुर्की के सकार्या प्रांत में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से भी ज्यादा जख्मी हो गए। हालांकि यह हादसा हुआ किस वजह से यह साफ नहीं हो पाया, मगर धमाका इतना भयानक था जिसे देखकर कोई भी थर थर कांप उठे। धमाका होने की वजह से फैक्ट्री में रखे पटाखों ने आग पकड़ ली और दिन के उजाले में ही आसमान में आतिशबाजी होती नजर आई। बताया गया कि धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि 50 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके की आवाज सुनकर फैक्ट्री के पास एक दूसरी इमारत के लोग भी बाहर निकल आए और अपने सामने धुएं का गुबार देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हादसे के एक दूसरे वीडियो में धमाके से हुई तबाही देखकर तो लगा मानो फैक्ट्री पर कोई आतंकी हमला हुआ हो। लगातार फटते पटाखों की वजह से दमकल कर्मी भी जूझते दिखे। उनके लिए आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। बताया गया कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में करीब 200 लोग काम कर रहे थे, जिन्हें बचाने के लिए 80 से भी ज्यादा एम्बुलेंस भेजी गई। सीमा पर चीन के पीछे हटने के बाद भारतीय वायुसेना के एक नाइट ऑपरेशन ने सबको चौंका दिया। इस ऑपरेशन के तहत देर रात सीमा से कुछ दूर एक फॉरवर्ड एयरबेस पर लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। इनमें मिग-29 और सुखोई 30 लड़ाकू विमान भी शामिल रहे, जिसका एक मतलब यह समझा जा रहा है कि भारत इस बार चीन की किसी बात में नहीं आने वाला, जिसके लिए भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह मुस्तैद है, जिसने सीमा के पास देर रात एक नाइट ऑपरेशन को पूरा किया। इस ऑपरेशन के दौरान अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ान भरता नजर आया। अपाचे के अलावा मिग-29 और चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी फॉरवर्ड एयरबेस से उड़ान भरी। हम जितने वायु यादा यहाँ पे हैं, सबका मनोबल बहुत ऊंचा है, आसमान से भी ऊंचा है। नाइट ऑपरेशन की तरह सूरज निकलने के बाद भी फॉरवर्ड एयरबेस पर लड़ाकू विमानों को गरजते हुए देखा गया। अपनी तैयारी परख रहा है सुखोई 30। इस समय हिंदुस्तान के पास जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक यही है। 80 टन वजन के साथ उड़ने की क्षमता रखने वाले C-17 ग्लोब मास्टर विमान ने भी फॉरवर्ड एयरबेस पर उतरकर अपनी ताकत दिखाई। ग्लोब मास्टर आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में फॉरवर्ड एयरबेस पर यहाँ पर लैंड कर रहा है और 80 टन एक साथ इसमें सामान जा सकता है। म्यांमार के बगान शहर में 11वीं से 13वीं सदी के बीच बने 3500 से भी ज्यादा बौद्ध स्तूपों, मंदिरों और दूसरी धरोहरों की सुरक्षा के लिए सैकड़ों जवान तैनात कर दिए गए। कोरोना वायरस की वजह से बगान में पर्यटन स्थल वीरान है। ऐसे में सैकड़ों साल पुराने खजाने पर लुटेरे नजर गड़ाए बैठे, जिनसे 2-2 हाथ करने के लिए सूरज ढलते ही पुलिस के सैकड़ों जवान बगान के 5000 हेक्टेयर से भी बड़े इलाके में फैल गए। इतने जवानों की टुकड़ी देखकर ऐसा लगा मानो वो जंग के मैदान में दुश्मन से लोहा लेने जा रहे हों। कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाले मंदिरों और स्तूपों में चप्पे चप्पे पर हथियारबंद पुलिस पहरा देती नजर आई। रात के अंधेरे में मंदिरों के अंदर और बाहर जवान चौकन्ने खड़े दिखे। बगान में मंदिरों के बाहर दुकान लगाने वाले लोग चोरी की घटनाओं से गुस्से में दिखे।
पंजाब के अमृतसर और लुधियाना समेत कई शहरों में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तेल की बढ़ी कीमतों के लिए राज्य की कैप्टन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। और अकाली दल के कई कार्यकर्ताओं ने अमृतसर में भी पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के लिए कई लोग काले झंडे लेकर पहुंचे और बीच सड़क पर बैठकर उन्होंने काफी देर तक हंगामा किया। साथ ही प्रदर्शन के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली से एक स्कूटर को उतारा गया और कुछ कार्यकर्ताओं ने उसे कंधों पर रखकर चलना शुरू कर दिया। इस तरह स्कूटर की नकली शव यात्रा निकालकर भी तेल की कीमतों के खिलाफ विरोध जताया गया। अमृतसर की तरह लुधियाना में भी अकाली दल ने कैप्टन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और सड़क किनारे जुटकर काफी देर तक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की वजह से वहां कुछ देर के लिए हल्का जाम भी लग गया। प्रदर्शन कर रहे अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए वैट को कम करने की मांग की। आज मांग कर रहे हैं कैप्टन साहब से कि 10 रुपए लीटर पेट्रोल और 10 रुपए लीटर डीजल सस्ता किया जाए। चीन के तियानजिन में कोरोना वायरस की वजह से लागू पाबंदियों में छूट मिलने के बाद करीब 850 फीट की ऊंचाई पर बना एक बुक स्टोर खोल दिया गया। यह बुक स्टोर चीन की सबसे ऊंची किताब की दुकानों में एक है। और सिर्फ इतनी ऊंचाई पर होना ही इस बुक स्टोर की इकलौती खासियत नहीं है। ये बुक स्टोर रिवॉल्विंग बुक स्टोर है, यानी ऐसा बुक स्टोर जिसका फर्श घूमता रहता है। इस बुक स्टोर में मौजूद शेल्फ भी घूमते हुए नजर आए। आसमान छूते एक टावर में मौजूद इस बुक स्टोर में 10,000 से भी ज्यादा किताबें हैं, जहां बैठकर किताब पढ़ते हुए शहर के खूबसूरत नजारे को भी देखा जा सकता है। कानपुर मुठभेड़ मामले में मुख्य आरोपी विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी पर स्पेशल टास्क फोर्स का शिकंजा कसना शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि जय वाजपेयी ही वो शख्स है जो विकास दुबे की काली कमाई को ठिकाने लगाता था, जिसके घर पर एसटीएफ और पुलिस की टीम छापा मारने पहुंची। आरोपी से उसके घर में घंटों पूछताछ की गई। इस दौरान बाहर उसकी मां ने सवाल पूछने पर पत्रकारों से बदसलूकी भी की। हंगामा बढ़ने पर एक महिला आरोपी की मां को खींचकर अंदर ले गई। पूछताछ को देखते हुए आरोपी के घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा रहा। पुलिस ने उसके पास से 3 गाड़ियां भी जब्त की, जिनमें एक गाड़ी पर विधायक लिखा स्टिकर भी चिपका हुआ दिखा। इसके अलावा इनमें एक गाड़ी बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की बताई गई। एक गाड़ी पर विधायक का स्टिकर है। ये कौन विधायक है, इनसे जय वाजपेयी के क्या संबंध है, क्या इसके विकास दुबे से संबंध है, ये जांच का विषय है। इसके बाद इस गाड़ी जो ऑडी 3 हमारे ठीक सामने A3 खड़ी है, ये गाड़ी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रमोद विश्वकर्मा की बताई जा रही है। उनके नाम रजिस्टर्ड है। आरोपी के पास से मिली गाड़ियों ने इस पूरे मामले को एक अलग मोड़ दे दिया। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे के जिस करीबी के पास से ये गाड़ियां मिली, वो उसकी काली कमाई को ठिकाने लगाने का काम करता था। ऐसा बताया जा रहा है कि विकास दुबे आरोपी को 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दे चुका था। कहा जा रहा है कि ये पैसे उसने ब्याज पर लोगों को दिए हुए थे, जिसकी पुलिस अब जांच में जुट गई। पूर्वी चीन में एक स्कूटर सवार एक ट्रक के नीचे आ गया। सड़क पर फिसलन होने की वजह से उसका स्कूटर ट्रक के सामने ही फिसल गया और वो तेजी से मुड़ रहे ट्रक के नीचे आ गया। इससे पहले वो ट्रक एक तरफ को मुड़ता नजर आया। ठीक इसी वक्त एक स्कूटर सवार भी वहां पहुंचा, लेकिन ट्रक से आगे निकलने की कोशिश में वो सड़क पर ही गिर पड़ा। स्कूटर से गिरने के बाद वो ट्रक के नीचे आ गया। हालांकि ट्रक के पहियों की चपेट में आने से ठीक पहले उसने पीछे की तरफ छलांग लगाई और ट्रक से दूर हट गया। मौत को कुछ इंच से चकमा देने के बाद वो फिर उठ खड़ा हुआ और वहां से चला गया। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी और कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की 100 टीमों को काम पर लगाया गया। इन्हीं में एक टीम कानपुर के बिकरू गांव पहुंची, जो विकास दुबे का गांव है। और उसके गांव में पहुंचते ही पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। गांव के चप्पे चप्पे को खंगाला गया और वहां के हर घर की तलाशी ली गई। विकास दुबे को दबोचने के लिए बिकरू गांव को छावनी में बदल दिया गया, लेकिन पुलिस को वहां उसका कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि इसी तलाशी अभियान में पुलिस को बंद पड़े कुछ मकानों के अंदर से देसी बम जरूर मिले। पुलिस ने आगे की जांच के लिए उन बमों को अपने कब्जे में ले लिया। बिकरू गांव में उसका इस तरीके का काला साम्राज्य था कि हर कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार था। हर किसी की छत पर बम थे, हर किसी की छत पर असलहे थे। कानपुर कांड के फरार आरोपी विकास दुबे की तलाश के लिए पुलिस की कुछ टीमों ने यूपी के और भी कई इलाकों में अभियान चलाया, ताकि किसी भी कीमत पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी को पकड़ा जा सके। पुलिस को ऐसी भी खबर मिली थी कि विकास दुबे कानपुर से भागकर बिजनौर में छिपा हो सकता है।
इसलिए बिजनौर में भी पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। बिजनौर के कई इलाकों में हथियारबंद पुलिस के जवान विकास दुबे को पकड़ने के लिए तैनात नजर आए। हालांकि उसके बिजनौर में होने की खबर भी कुछ देर में ही हवा हो गई। चेकिंग की गई शाम तक और ये गलत पाई गई सूचना। विकास दुबे की तलाशी के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर भी पुलिस ने अभियान चलाया। वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी की तलाशी ली गई। मास्क पहनकर कहीं वो पुलिस को चकमा न दे दे, इसलिए गाड़ियों में सवार लोगों के मास्क उतरवाकर उनका चेहरा भी देखा गया। यमुना एक्सप्रेसवे के ही एक टोल प्लाजा पर विकास दुबे के बड़े बड़े पोस्टर लगे भी नजर आए, ताकि लोग उसका चेहरा अच्छी तरह पहचान जाएं और उसके बारे में पुलिस को खबर कर सकें। लेकिन लंबे तलाशी अभियान के बाद भी कुख्यात हिस्ट्री शीटर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इस बीच सूत्रों से पता चला कि कानपुर से भागने के बाद विकास दुबे के दिल्ली एनसीआर में छिपे होने की संभावना है और इसीलिए यूपी पुलिस की 2 टीमें उसे पकड़ने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। सूत्रों ने यह जानकारी भी दी कि दिल्ली में ही विकास दुबे आत्मसमर्पण भी कर सकता है। इसलिए पुलिस ने दिल्ली की अदालतों के बाहर सुरक्षा सख्त कर दी।